जी अस्सलाम वालेकुम गाइज़। मेरी आज की जो वीडियो है, ये वीडियो मेरी उन भाइयों के लिए है जो मेरे भाई मुझे यूट्यूब पर भी और टिकटॉक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी मेरे भाइयों के कमेंट्स आए हुए हैं कि भाई हमें ये बात बताएं कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर बेस्ट है, हमें किस कॉन्ट्रैक्टर से वीज़ा लेना चाहिए। क्योंकि जो मेरे भाई अभी तक बाइक का लाइसेंस ले रहे हैं या वो मेरे भाई जिन्होंने बाइक का लाइसेंस ऑलरेडी ले लिया हुआ है, उनके ज़हन में यही बात आती है कि यार हमें इसके बाद आगे क्या करना है, हमें किस कंपनी से वीज़ा लेना है और हमें कौन सी कंपनी में काम करना चाहिए, तलाबात में, डिलीवरों में, या जो भी उसके ज़हन में बहुत सारी बातें आती होंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो कंपनीज़ के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी हुई है, जो इससे पहले वीडियो पोस्ट की थी कि आपको किस कंपनी में काम करना चाहिए, कि फ़िक्स सैलरी पे काम करना बेहतर है या फिर कमीशन पे। आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। जो भाई नए हैं जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, उसका भी ज़रूर विज़िट करें। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर यूएई बाइक राइडर ऑफिशियल। मेरे भाइयों, इस बात को लेके हर बंदा परेशान है। बहुत सारे मेरे भाई जो मुझे कमेंट्स करते हैं कि भाई हमें ये बताएं हम किस कॉन्ट्रैक्टर से वीज़ा लें और किस कॉन्ट्रैक्टर से हम वीज़ा ना लें, हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जो बंदा भी इस फील्ड में न्यू आता है उसको टेंशन होती है इस चीज़ की कि मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए आप भाइयों के साथ आज मैं ये बात क्लियर करूँगा कि आपको कौन से कॉन्ट्रैक्टर से वीज़ा लेना चाहिए या फिर आपको किस तरह के कॉन्ट्रैक्टर से बचना चाहिए। और यहाँ पर बहुत सी फेक कंपनियाँ भी हैं, उनसे आपको किस तरह से बचना चाहिए। क्यों, अगर आपने पैसे एडवांस दे दिए तो आप फंस जाएंगे। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले आपने बाइक का लाइसेंस ले लिया, अभी आप सोच रहे हो कि मुझे कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। सबसे पहले आप जो भी कंपनी में जाओ, वहाँ पर आपने जाके करना क्या है, आपने वहाँ पर सबसे पहले कंफर्म करना है कि हाँ ये कंपनी वाकई लीगल है या फिर अनलीगल है या फिर ये फ्रॉड तो नहीं है। क्यों, होता ये है कि वो कुछ पैसे एडवांस पकड़ लेते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग, उन कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ जिन्होंने उसके ऊपर डुबीज़ल के ऊपर या और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर उन लोगों ने एड्स दी होती है कि 4000 सैलरी और आपको खाना भी देंगे, रहाइश भी देंगे, 12 घंटे ड्यूटी है, वीकली आपको ऑफ़ मिलेगा और आप प्लीज़ हमारे ऑफ़िस का विज़िट करें। या फिर उन्होंने कोई कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, यहाँ बोलते हैं आप CV सबमिट कर दें। फिर होता क्या है कि हम लोग वहाँ पर डुबीज़ल पे जाके अपनी CV सबमिट कर देते हैं। वहाँ से कंपनी की कॉल आ जाती है कि जी सर आपकी CV हमने देखी है, आप सिलेक्टेड हो, हमारा इस जगह पर फ़लाँ एरिए पर हमारा ऑफ़िस है, आप यहाँ पर आकर विज़िट करें तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। अभी नया बंदा है, वो उसको नहीं पता चलता कि मुझे क्या करना है, वो सीधा चला जाता है वहाँ पर जाने के बाद वो उसका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद वो बोलते हैं जी आप सिलेक्ट हैं इस जॉब के लिए। वो बंदा खुश हो जाता है, ठीक है यार मैं सिलेक्ट हो गया। फिर वो जो आगे डिमांड करते हैं वो बोलते हैं आपको इसके लिए 1000 दरम आपको डिपॉज़िट देना पड़ेगा, हमने आगे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं या फिर हमने आपके वीज़े के लिए अप्लाई करना है। कुछ 2000 मांग लेते हैं, कुछ 1500 दरम, कुछ 1000 दरम, यानी कि वो आपसे कुछ ना कुछ पैसे ले लेंगे। वो क्या करते हैं, वो लोग इस तरह हज़ारों लोगों के इंटरव्यू करके उनसे पैसे ले लेते हैं, उनको टाइम देते रहते हैं। फाइनली क्या होता है, एंड पे वो कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि वो ऑफ़िस भी वहाँ से गायब है और ना ही वहाँ पर कोई बंदा नज़र आ रहा है। तो इस तरह मेरे भाइयों, इन चीज़ों से आप बचें। किसी को भी एडवांस पैसे आप ना दें। अगर कोई कंपनी आपसे बोलती है कि हमें एडवांस पैसे दे दें, हम आपका वीज़ा निकाल देंगे, और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। हाँ, एक शर्त पे आप उनको एडवांस दे सकते हैं। आपको पता हो कि यार इस कंपनी में, हाँ इस कंपनी में ये राइडर इतने काम कर रहे हैं, इसका फ़लाँ जगह पर ऑफ़िस है, आप किसी का रेफ़रेंस लेकर जा रहे हो, कोई बंदा उस कंपनी में काम कर रहा है, उसका आप रेफ़रेंस दो वहाँ पर जाके कि मैं यहाँ पर आया हूँ फ़लाँ बंदे के रेफ़रेंस से, मुझे जॉब चाहिए। तो फिर आपको कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, उसमें आपका काम हो जाएगा। उसमें आपको 1000 दरम, 1200 दरम, 1500 दरम, 2000 भी आपको एडवांस देना पड़े तो कोई मसले वाली बात नहीं है। हर बंदा फ़ेक नहीं है, हर कंपनी फ़ेक नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो लीगल भी हैं और वो उनमें राइडर्स काम भी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको इस चीज़ की परेशानी नहीं होगी। लेकिन इन चीज़ों से आपको बचना होगा, इसी से ही आपके पैसे जो है ना वो बच पाएंगे और आप फ्रॉड से भी बच जाएंगे।
तो दूसरी मेरी बात यह है कि भाई यहाँ दुबई में कॉन्ट्रैक्टर जो है ना, अभी यही भाई पूछते हैं कि यार हमें ये बताएं कि कॉन्ट्रैक्टर कौन सा अच्छा है। कॉन्ट्रैक्टर मेरे भाई सभी अच्छे हैं, बुरा कोई भी नहीं है। बस ये होता है कि आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि यार ऐसा वो कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है जो हमें सैलरी टाइम पर दे सकता है। क्यों आप पूरा महीना काम करते हैं और अगर काम करने के बाद आपको सैलरी जाके 20 को 25 को या फिर आपको महीने के एंड पे जाके 15 के बाद 18 19 20 को जाके आपको सैलरी मिलती है, तो उसमें बंदे को ये होता है कि यार इतनी लेट सैलरी मिलती है, बंदे का वो जोश जो है ना वो टूट जाता है और बंदा कंपनी के जो कैश होती है उसमें से भी बंदा ख़र्चा करता रहता है, पैसे उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा बंदे के लग जाते हैं। फिर वो एंड पे होता क्या है कि कंपनी उसके पैसे, वो ज़ाहिर सी बात है बंदे ने रूम रेंट भी देना होता है और खाने का भी उसने पैसे देने होते हैं और भी उसके 100 मसले मसाइल अखराजात होते हैं, फ्यूल के भी, और फिर वो बंदे के पैसे सैलरी में से डिडक्शन हो जाते हैं। वो बंदे की 3000 सैलरी टोटल बनती है, उसमें से आपने जो एडवांस खाया हुआ है 500-700 दिरहम, वो कंपनी एडवांस आपके डिडक्शन करके आपको बाकी जो 2500 2000 2200 आपका बचेगा वो आपको भेज देगा। तो फिर आपको सैलरी की समझ नहीं आएगी कि यार मेरी सैलरी का क्या बना, पैसे कहाँ चले गए, मैंने काम भी इतना किया। तो वो मेरे भाई इस तरह आपके पॉकेट से पैसे वो लग जाते हैं जब सैलरी आपको लेट मिलती है। सबसे पहले आप ये चीज़ देखें कि आपको कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है जो आपको सैलरी टाइम पर दे, ताकि आप अपने जो भी मसले मसाइल हैं उनको हल कर सकें। बहुत से मेरे भाई ऐसे भी होंगे पाकिस्तान से जो आए हुए हैं जिनके पास बाइक का लाइसेंस है, उनके वहाँ पर अपने घर भी नहीं होंगे, वो रेंट पे रह रहे हैं और वहाँ पर आपने अपने मकान का रेंट भी देना है और आपके वो गैस के बिल, बिजली के बिल, ये सब कुछ टाइम पर अगर आप पैसे नहीं भेज सकते तो उस कंपनी में आपको काम करने का फ़ायदा नहीं है, जो कंपनी आपको टाइम पर सैलरी नहीं दे सकती। तो बेसिकली नॉर्मल जो यहाँ पर सैलरी की डेट चल रही है वो तकरीबन ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्टर है ना वो 15 से 16 तारीख, 17 तारीख, 18 और कुछ इवन 20 तक भी ले जाते हैं। लेकिन कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो तकरीबन 10 तारीख तक या फिर 12 तारीख तक एंड जो अगर बीच में कोई छुट्टी वगैरह आ जाए तो 12 तारीख तक 13 तारीख तक उनकी सैलरी आ जाती है। और अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो मैं अपलिफ्ट में काम करता हूं। मुझे अपनी कंपनी की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि उनकी सैलरी टाइम पर आ जाती है। कुछ लोग हम अपलिफ्ट की जो कंपनी है उसको अच्छा भी नहीं समझते, कहते हैं कि यार ये जलील बहुत करते हैं। जलील मेरे भाइयों जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं सब करते हैं। मैं ये अपलिफ्ट की कोई साइड नहीं ले रहा। मेरा रिसेंटली वीज़ा ख़त्म हुआ था, मैंने दोबारा वीज़ा रीन्यूअल किया उन लोगों के पास। वीज़ा सिर्फ इसीलिए रीन्यू किया कि बाहर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं कि आपको उसके लिए मसले मसाइल बहुत से हो सकते हैं। हम 2-3 लड़के थे, हम सब के वीज़े एक साथ ख़त्म हुए थे, हम अपलिफ्ट के ही थे, लेकिन उन लोगों ने वहाँ पे वीज़ा लगवाना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन मुझे ये लगा कि यार मुझे वीज़ा यहाँ पर लगवा लेना चाहिए, तो मैंने अपना वीज़ा उन्हीं के पास रीन्यूअल किया। मेरा एक दिन भी बर्बाद नहीं हुआ। जो लड़के जिन लोगों ने वहाँ से वीज़ा कैंसिल किया उनको तकरीबन 1 महीना उन्होंने रूम में बिठाया और उसके बाद जाके उनका वीज़ा कैंसिल किया। ये एक अच्छी बात नहीं है कि वीज़ा कैंसिलेशन के टाइम पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, बंदा का ख़र्चा हो जाता है और रूम में भी बैठना पड़ता है फजूल में। तो कैंसिलेशन के टाइम पे वो थोड़ी दिक्कत करते हैं, बंदे को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, या बंदा छुट्टी गया हुआ है तो वहाँ पर आने के बाद जो है अगर आपने छुट्टी ज़्यादा उनके लिमिट से गुजार ली है तो उसके लिए भी वो पेनल्टी वगैरह डाल देते हैं। लेकिन वो हर कंपनी जो है ना वो नहीं इस तरह करती, कुछ कंपनियाँ ऐसे करती हैं। लेकिन मैंने यही सोचा कि यार मुझे इसी में रीन्यू करना चाहिए और मैंने अपनी अपलिफ्ट कंपनी में ही वीज़ा रीन्यू किया। वीज़ा रीन्यू करने के बाद अभी तकरीबन हर महीने मेरा 500 दिरहम सैलरी में से रिडक्शन हो रहा है और मेरी सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह 10 तो नहीं, खैर 12 से 13 तारीख तक मेरी सैलरी जो है ना वो आ जाती है। और अगर कभी कभी जब ईद के दिन आते हैं या फिर कोई इस तरह का कोई टाइम आता है तो हमारी कंपनी कभी कभी 5 तारीख को भी और कभी कभी 10 तारीख को भी सैलरी दे देती है। जब मैं काफू में था, मैं अपलिफ्ट के थ्रू गया था काफू में, तभी हम ईद थी तब उस टाइम पर, और हमारी सैलरी जो है ना वो तकरीबन 7 से 8 तारीख को उस टाइम पर आई थी। उसके बाद ऐसा कोई चांस नहीं बना कि ईद हो और सैलरी जो कि आपकी नहीं आई हो। ये मुझे उनकी एक बहुत अच्छी बात लगती है कि वो सैलरी टाइम पर दे देते हैं। बाकी अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आप खुद ठीक हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप अपना टाइम से ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपने ऑर्डर्स कंप्लीट कर रहे हैं, आप उनको फ़ायदा दे रहे हैं, आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो सिंपली आप काम करते रहेंगे। आपकी सैलरी हर महीने आपके कार्ड में आ जाएगी। महीने के जिस महीने को वो 10-12 तारीख को ट्रांसफ़र करेंगे वो सैलरी आपके कार्ड में आ जाएगी। एक भाई और ने भी मुझे यूट्यूब पर मैसेज किया, उसका मैंने कमेंट्स देखा। वो ये बोल रहा था
कि भाई हमें ये बताएं कि कॉन्ट्रैक्टर जो हैं ये एडवांस कितने लेते हैं। मेरे भाइयों बाकी कंपनीज़ का मुझे पता नहीं है कितने लेते हैं। मेरी कंपनी पहले एडवांस नहीं ले रही थी, जो अपलिफ्ट है अभी शायद वो कुछ एडवांस ले रहे हैं 1500 या 2000 या शायद ना भी लें। मुझे अभी उसका आइडिया नहीं है। अगर मुझे इंशाल्लाह कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आप भाइयों को ज़रूर बताऊँगा कि कितने पैसे ले रहे हैं। और ये भाइयों कुछ चीज़ें हैं, इनका आपको ख्याल रखना होगा जिस भी कंपनी में आप जाते हैं। और आपको एक चीज़ और भी देखनी होगी, अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं उनके पास कितने किस्म के कॉन्ट्रैक्ट हैं, क्या उनके पास करीम है, क्या उनके पास डिलीवरो है, क्या उनके पास तलाबात है, क्या उनके पास क्या उसको बोलते हैं किचन्स की ऑप्शन है, क्या उनके पास फार्मेसी की ऑप्शंस हैं। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को आपने इसलिए देखना है कि अगर आप एक फ़ील्ड में जाते हो, वो आपको तलबात में डालते हैं, डिलीवरों में डालते हैं, करीम में डालते हैं, या फिर आपको रेस्टोरेंट पे भेजते हैं, आप वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाते हो, आपको काम की समझ नहीं आती, आप समझते हो कि मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कर रहा, आपको काम करने में परेशानी हो रही है, आप उनसे रिक्वेस्ट करके अपनी सेटिंग चेंज करवा सकते हैं। बोलते हैं कि यार मैं यहाँ पर काम नहीं करना चाहता, मुझे दूसरे सेक्शन में भेज दें, या मुझे करीम में भेज दें, तलबात में भेज दें, डिलीवरों में भेज दें, किसी दूसरी कंपनी में भेज दें, ताकि मैं आसानी से रिलैक्स होकर काम कर सकूं। तो काम करने का मज़ा भी तब आता है जब बंदा ज़हनी तौर पर फ्रेश हो और बंदे को ये इस बात का यकीन हो कि हाँ मैं यहाँ पर जो काम कर रहा हूँ मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ और मेरी इतनी सैलरी निकल आएगी। तो बंदे को वही काम करना चाहिए। जब तक आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, आप खुश नहीं होंगे, आप काम बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों, जहाँ पर भी आपने जिस कॉन्ट्रैक्टर के पास जाना है, आप वहाँ पर उनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स भी देख लें कि उनके पास कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं और आप किस में काम करना चाहते हैं, उसी में आप काम करें, खुश रहेंगे उसमें। और फ़ेक जो लोग हैं इनसे आप बचिए, इनको आप एडवांस बिल्कुल ना दीजिए। अगर आप इनको एडवांस दे दिया आपने तो फिर आप मेरे भाइयों उनके पास जाके फंस जाओगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अभी वीज़े की जो कास्ट चल रही है वो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर 5000 ले रहे हैं। कोशिश करें कि आपको कम से कम पैसों में आपको वीज़ा मिले, जो आपका 1000 दरम बच जाए। कोई अगर 3500 4000 में देता है, मेक श्योर कि वो कंपनी लीगल हो, आप वहाँ से तसल्ली कर लें, किसी के रेफरेंस के साथ जाएँ। ऐसे ही आप अकेले मत चले जाएँ अपने हिसाब से। अगर आप वहाँ पर इस तरह चले जाते हैं, आपको उस कंपनी की डिटेल के बारे में कुछ पता नहीं है, ये कंपनी किस तरह की है, तो वहाँ पर आप एडवांस देकर फंस जाओगे और फिर आप परेशान रहोगे कि मैं अभी क्या करूं और क्या ना करूं। तो इसलिए मेरे भाई इन सब परेशानियों से बचने के लिए आपको इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखना होगा। और भाई को इसी तरह प्यार देते रहें। मेरा तकरीबन एक वीक के अंदर 150 जो सब्सक्राइबर आई थिंक कंप्लीट होने वाला है। थैंक यू सो मच, ये आप लोगों का प्यार है। इसी तरह प्यार करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी बाइक राइडर्स के रिलेटेड वीडियो मैं बनाऊँ वो आप भाइयों तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूँ वो काफ़ी हद तक उसमें बेहतरी हो और उसमें सच्चाई हो, उसमें कोई मैं बात ऐसी ना करूं जिससे आप भाइयों को नुकसान हो। इसलिए मैं जो भी वीडियो आप भाइयों के लिए बनाता हूं उसको पहले अच्छी तरह से सोचता हूं कि मुझे आपसे क्या बात करनी है और किस तरह से बात करनी है, तभी मैं जाके लिए आप भाइयों के लिए वीडियो बनाता हूं। बाकी कल मैंने 1-2 वीडियो पोस्ट करनी थी, वो उसमें कुछ ऑडियो का मसला आ रहा था, मेरी जो आवाज़ थी वो आप भाइयों तक नहीं आ रही थी। मुझे 1-2 भाई ने यूट्यूब पर कमेंट्स भी किया कि भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, उसके लिए सॉरी। आज जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह की टेंशन नहीं आने वाली। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइज़, अल्लाह हाफिज़।